आनंद सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त के आगे बांदा के एसपी बने गुलाम समारोह के दौरान पैरों में बैठे। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी, सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी सरकार। गन्ना किसानों की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम, आज जगह जगह होगा प्रदर्शन। अम्बेडकर नगर में वीप नेता रामबाबू गुप्ता के भतीजे की हत्या से सनसनी, सपा विधायक पर लगा है आरोप। और मुरादाबाद में उत्तराखंड के पीसीएस अफसर और टीटीई में मारपीट, अधिकारी पर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। ये थी सुर्खियां, तमाम खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है। एसपी बांदा सरकारी कार्यक्रम में मंत्री के पैरों पर बैठ गए और वर्दी की साख को बट्टा लगा दिया। आपको बता दें कि एसपी बांदा उदय शंकर जायसवाल कृषि उत्पादन आयुक्त के पैरों पर भी बैठ गए। इतना ही नहीं, एसपी बांदा के सपा जिला अध्यक्ष के सामने भी पैरों पर बैठे। सरकारी कार्यक्रम में जमीन पर बैठे एसपी बांदा ने यूपी के आईपीएस अफसरों के लिए शर्मनाक तस्वीर पेश की है। आपको बता दें, जायसवाल ने आईपीएस की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए सिर्फ आईपीएस जायसवाल ही दोषी हैं। सवाल ये भी उठता है कि प्रदेश के कृषि मंत्री आनंद सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त की नैतिकता कहाँ थी कि उन्होंने एसपी को उनके पैरों में जमीन पर बैठने से रोका भी नहीं। शायद राज्य रजवाड़े के खानदान से ताल्लुक रखने वाले कृषि मंत्री आनंद सिंह की गुलाम पसंद मानसिकता मंत्री जी के दिमाग पर इस कदर हावी रही कि उन्हें बांदा के एसपी को कुर्सी देने के बजाय अपने पैरों पे बैठा देखकर कुछ असहज नहीं लगा। और लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर में देखिए कैसे यहाँ पर एसपी बांदा यहाँ पर पैरों तले बैठे हुए हैं, यहाँ पर कृषि मंत्री के। और इन सबके बीच कृषि उत्पादन आयुक्त से कुछ उम्मीद करना ही बेमानी था, क्योंकि जो आयुक्त साहब प्रदेश भर में गन्ने के लाखों किसानों का दर्द नहीं देख पा रहे हों, उन्हें खाकी की ये बेकदरी शायद ही नजर आती हो। उन्होंने इस बात की जरा भी जहमत नहीं उठाई कि अपनी रसूख के आगे अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत करने को मजबूर आईपीएस अधिकारी को कुर्सी दिला देते। खादी के सामने धूल में पैरों पे खाकी गिरी रही और प्रोग्राम होता रहा, मानो मंच पर बैठा हुआ पुलिस वाला कोई अधिकारी नहीं, उनका कोई नौकर हो। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब खादी के सामने खाकी ने सरेंडर किया हो। पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे ही खादी धारियों से हम समाज के लिए समानता की उम्मीद करते हैं और ऐसे ही कृषि उत्पादन आयुक्त से हम गन्ना किसानों की समस्याओं का हल निकालने की उम्मीद करते हैं। तो लगातार ये शर्मनाक तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एसपी बांदा को उदय शंकर जायसवाल जो यहाँ पर पैरों तले बैठे हैं और उनके सामने बैठे हुए हैं कृषि मंत्री आनंद सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त के आगे बांदा के एसपी बने गुलाम। और यहाँ पर गुलाम बनता देख शायद यहाँ पर कृषि मंत्री को कुछ असहज नहीं लग रहा था, उन्हें शायद ये अच्छा लग रहा था कि उनके सामने कोई गुलाम बना है। तस्वीरें देख सकते हैं शर्मनाक अफसर की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अश्वनी। बड़ा सवाल यही बना है कि यहाँ पर एसपी बांदा तो बैठ ही गए पैरों पर, लेकिन यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं वो ऐसे देखते रहे और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। खतरनाक बात है कि इस तरीके से एक आईपीएस स्तर का अधिकारी इस तरीके से जमीन पर बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं आईपीएस उदय शंकर जायसवाल की। उनकी कतई ये मंशा नहीं रही होगी कि वो जमीन पर बैठे, क्योंकि काफी बड़े अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है आलोक रंजन जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं, आखिर उनको क्यों नहीं आईपीएस स्तर के अधिकारी की पद की गरिमा समझ में आई, क्यों नहीं उन्होंने उनको रोका।
तो इन सब में सबसे बड़ा सवाल जो सबसे बड़े सवाल घेरे में आते हैं वो IAS आलोक रंजन आते हैं। क्यों नहीं उन्होंने मंत्री जी से कहा कि नहीं IAS अधिकारी है, इनको एक कुर्सी दे दी जाए या इनको उस जगह का एक पुनः दे दिया जाए जहाँ पे जिला अध्यक्ष जैसे शमीम वानी जैसे लोग बैठे थे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खामी नजर आती है वो IAS आलोक रंजन में आती है। उसके बाद इस तस्वीर के जब दूसरे सबसे बड़े गुनहगार जो सामने आते हैं वो आते हैं कृषि मंत्री आनंद सिंह। कृषि मंत्री आनंद सिंह शायद बहुत बड़े खानदान से है, रजवाड़े खानदान से, तो कहीं न कहीं उनको जो गुलाम परस्त मानसिकता होती है वो पसंद आई है, तभी उन्होंने जो IAS अधिकारी है उदय शंकर जायसवाल उन्होंने उनको कुछ सम्मान देना उचित नहीं समझा। ऐसे में आप ये बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं जो गन्ना किसान है अपनी गन्ने को लेकर जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, अपनी फसलों को आग लगा रहे हैं, जब IAS अधिकारी की जिनको गरिमा भी समझ में आ रही है IAS आलोक रंजन और कृषि मंत्री को, तो क्या वो गन्ना किसानों का दर्द समझेंगे। बात साफ हो जाती है कि जो राजनीति है, राजनीति की पूरी तरीके से नौकरशाही पर हाथ। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज क्रिकेट के सबसे सुनहरे युग का अंत हो गया। मुंबई जहां सचिन जैसे सूरज का उदय हुआ, आज उसी मुंबई में वो सूरज क्रिकेट के क्षितिज से अस्त हो गया। सचिन क्रिकेट को अलविदा कह गया, लेकिन वो रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर गया जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज हर क्रिकेट प्रेमी दुखी है, निराश है कि सचिन फिर कभी खेलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहेगा। आज देश ने अपने सपूत को मुंबई में अद्भुत विदाई दी। भारत सरकार ने सचिन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का भी ऐलान कर दिया। क्रिकेट के लेजेंड की विदाई पर पेश है हमारी खास पेशकश 22 गज का बादशाह। भले ही क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता हो, लेकिन आज वानखेड़े की चमक के आगे क्रिकेट की हर इबादत का फीकी है। जहां क्रिकेट के भगवान ने आज उस खेल को अलविदा कह दिया जो खून बनकर उनकी रगों में दौड़ता था और जुनून बनकर सिर पर सवार रहता था। आज मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इतिहास में अमर हो गया, जहां रनों के एवरेस्ट पर खड़े सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सचिन ने टेस्ट करियर के 200 मैचों में 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 463 मैच की 452 पारियों में 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक शामिल थे। सचिन जब क्रिकेट से अलविदा कह रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे। जब वो खेल और दर्शकों से विदा ले रहे थे तो उनकी नजरों के सामने पूरा इतिहास घूम रहा था। सचिन ने कहा कि उनकी जिंदगी में सबसे अहम स्थान उनके पिता का था, जिनके मार्गदर्शन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद सचिन ने कहा कि अंजलि का उनकी जिंदगी में आना एक टर्निंग पॉइंट था और उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी पार्टनरशिप अंजलि के साथ रही है। सचिन ने अपने दोनों बच्चों को अपना डायमंड बताया, जिन्होंने उनकी मजबूरियों को समझा और पिता की गैर मौजूदगी के लिए कभी कोई शिकायत नहीं की, फिर चाहे वो उनका बर्थडे हो या फिर स्कूल में पेरेंट्स डे। इसके साथ ही सचिन ने अपने गुरु रमाकांत आचरेकर और बड़े भाई अजित का भी शुक्रिया अदा किया। सचिन ने सौरभ, राहुल, लक्ष्मण और अनिल कुंबले का भी जिक्र किया और पुराने दिनों को याद किया। सचिन की विदाई सीरीज की खास बात ये रही कि इस सीरीज में भारत को रोहित शर्मा नाम का एक नया सितारा मिला, जिन्होंने सचिन की विदाई सीरीज के दोनों मैचों में शतक मारकर इसे यादगार बना दिया। सचिन की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है। जहां सचिन का नाम का एक सूर्य अस्त हो रहा था, उसी वक्त रोहित नाम के एक सितारे का उदय हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। Voice to the man on the street, and it is our job as institutions of the voice of people to do that.
राहुल गांधी ने कहा कि दिमाग से नहीं दिल से सुना है ये पूरा जो फैसला आया है। क्या ये उनका अब जो आगे रणनीति अब क्या कुछ बनाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस सरकार कैसे अब आगे के लिए तैयारी करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए एक रिहर्सल था और अब कांग्रेस को इसे सीख लेनी पड़ेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी पराजय मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की हार कबूली है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि इस हार ने पार्टी को एक संदेश दिया है और पार्टी ने जनता के इस फैसले को कबूल कर लिया है। In all humility, we congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers. ये रुक करते हैं देहरादून स्टूडियो का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं पवन लालचंद, उनसे बात करते हैं। पवन, यहां पर लगातार 2 राज्यों की बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हैं और मध्य प्रदेश में हैट्रिक बनाने के मूड में है और राजस्थान में बात करें तो वसुंधरा राजे यानी कि बीजेपी की वापसी हो रही है। निश्चित तौर पर दीपाली, जिस तरह से राजस्थान के जो रुझान आए, निश्चित तौर पर भाजपा काफी खुश है। मध्य प्रदेश को लेकर भी भाजपा में जोश नजर आ रहा है, लेकिन सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर के है, सवाल दिल्ली को लेकर के है। दिल्ली में जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं छत्तीसगढ़ के हालात भी भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जो है हार्ट बीट को बढ़ाने वाली स्थिति में बनी हुई। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव है और यूपी के सह प्रभारी हैं। उसके अलावा सुबोध उनियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों नेताओं से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी साफ महसूस किया जा रहा है जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2014 के लोकसभा भाजपा के लिए। तो बिल्कुल इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन 2 जगह यानी कि छत्तीसगढ़ और अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी यहां पर उत्साहित नजर नहीं आ सकती है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा था, पहले नेट टू नेट था, अब थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी 41 पर है और कांग्रेस यहां पर 47 पर है। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर आप पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। इसलिए अब सोचना यहां पर यह भी होगा कि क्या वाकई ये सेमीफाइनल आ रही है जहां पर शीला दीक्षित ने अपनी हार मानी है। और हमारे साथ जुड़े हुए लगातार देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ पवन, यहां पर शीला दीक्षित ने अपनी हार मान ली है, इस्तीफा भी दे दिया है उपराज्यपाल को। जी दीपाली, निश्चित तौर पर ये होना ही था। जिस तरह से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, लगातार पूरी कांग्रेस नेतृत्व का दारोमदार शीला दीक्षित पर रहा, और जिस तरह से करारी हार कांग्रेस की दिल्ली में हुई, जाहिर सी बात है शीला दीक्षित को इस्तीफा देने का। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, शीला दीक्षित ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस कमजोर, बुरी तरह से कमजोर दिल्ली में हुई। क्या माने, भाजपा के लिए अच्छा संकेत है? देखिए, ये कुल मिलाकर भाजपा के लिए नहीं, देश के लिए एक अच्छा संकेत है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्टाचार के कारण बहुत बदनाम हो गई है। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए और उन्होंने उसके विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में समर्थन दिया है। और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने आपको भी, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आगे बढ़ी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि शीला दीक्षित जी की जो हार हुई है वो भ्रष्टाचार की हार हुई है। तो चलिए फिर से रुक करते हैं देहरादून का। पवन, यहाँ पर जो कांग्रेस की बात की जा रही थी, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, बीजेपी की मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है ये विधानसभा चुनाव। लेकिन कांग्रेस, वो भी बात कह रहे थे नेताजी भी कांग्रेस के, कि गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है कांग्रेस में। ये उत्तराखंड में अभी भी नजर आती रहती है, बीच बीच में कांग्रेस के बीच में कितनी गुटबाजी है यहाँ पर। क्या ये इसका खामियाजा उन्हें 2014 में भुगतना पड़ सकता है? लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर काम नहीं कर रही है। इस तरह से 2009 में कांग्रेस जीती, वो बात ठीक है। उपचुनाव में आप लोग हारे, वजह की कोई भी रही हो, मार्जिन कुछ भी रहा हो। सवाल है 2014 में क्या यही कांग्रेस की गुटबाजी रहेगी? आपकी यहाँ पे आप सत्ता में बैठे हैं, क्या 2014 को लेकर आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि भाजपा पूरे दमखम से यहाँ मैदान में है, बदला 2009 का चुकाना चाहती है। आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा
पवन जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जाएं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 25 विधानसभा सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 23 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती। लेकिन विधानसभा चुनाव में गुटबाजी का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। लोकसभा चुनाव में गुटबाजी बहुत प्रभावित नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने चुनाव में व्यस्त रहता है और उसमें वो गुटबाजी को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर गुटबाजी का असर नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का, क्योंकि हर बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, जब हर बड़ा नेता चुनाव में व्यस्त रहेगा तो गुटबाजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। त्रिवेंद्र जी, गुटबाजी नहीं रहेगी तो कांग्रेस मजबूत, गुटबाजी तो आपकी पार्टी में भी है, क्या माने मोदी रहेंगे, मोदी का मैजिक चलेगा तो